सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके बीच में हम उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम करंट अफेयर्स के उन सवालों के साथ होते हैं जो आपके लिए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्व रखते हैं। तो आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं उनमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग NITI नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। गौरतलब हो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते होंगे कि योजना आयोग को समाप्त कर योजना आयोग के बदले नीति आयोग का गठन किया गया। जनवरी 2015 से यह काम कर रहा है। 1 जनवरी 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आपको बताना है कि इनमें से किसको अभी इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक लाहिरी, गोवर्धन दास, अरविंद सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और इसका सही आंसर है अशोक लाहिरी को बनाया गया है। एक बार ध्यान देना है हमको। अगर हमसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, यानी ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनके अभी हैं BUR सुब्रमण्यम हैं। BUR सुब्रमण्यम मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उपाध्यक्ष के बारे में हमने कहा कि अशोक लाहिरी को अभी हाल ही में चुना गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग है क्या, तो यह सरकार को मदद करने के लिए एक थिंक टैंक है। योजना को बनाने के लिए किन योजनाओं को बनाना है, उनका क्रियान्वयन कैसे करना है, इसके लिए सरकार को अपना विचार देती है। इस प्रकार से यह एक सलाहकारी संस्था है। और दूसरी बात यह भी ध्यान में रखना है कि नीति आयोग सलाहकारी संस्था के साथ साथ असंवैधानिक है। असंवैधानिक दैट्समीन की इसका अर्थ है कि संविधान में कोई उल्लेख इसका नहीं है और न ही इसका गठन के लिए कोई विधि कानून पास किया गया है। इसलिए यह संवैधानिक भी नहीं है और न संवैधानिक है। यह एक केवल सलाहकारी संस्था है जो केंद्र सरकार के सलाह के लिए काम करती है। और इसको पहले योजना आयोग के स्थान पर, पहले योजना आयोग था, अब उसको नीति आयोग उसका स्थान ले लिया है। अब अभी हाल ही में एक घटना काफ़ी चर्चा में रहा है, जब आपने ये सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब बात आती है भारत में किसी और पार्टी में शामिल होने की, तो 100 में से आप 90 बार ये गेस कर सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल से अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल अपना छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाना चाहता हो तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे पहला ऑप्शन होता है, आज जो भारत की राजनीति की स्थिति बन गई है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, होता है भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहाँ तक सवाल राज्यसभा का है तो ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में भारतीय अभी वर्तमान में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के 11 थे इससे पूर्व, और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्यों की संख्या कम गई है। अब स्वाभाविक बात है 7 जिस पार्टी के शामिल हो जाएं, और ये सब के सब पंजाब से थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब जरा सा देखिए जिन सांसदों ने इस काम को किया है, और हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। राज्यसभा उच्च सदन है जिसके 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो इसका स्वरूप है उसके अनुसार मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, और 250 में हमने कहा कि मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। तो इसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ये निर्वाचित जो 238 हैं इनमें से ये चीज़ें रही है। अब एक सवाल और भी उठता है कि क्या किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य अगर चाहे तो वह कभी भी किसी राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। आप अगर केवल सदस्य हैं तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप यदि निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, राज्य विधानसभा से हो, तो उसके लिए कुछ मानक हैं और इसके लिए दल बदल विरोधी कानून है। तो दल बदल कानून की क्या कंडीशंस हैं इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय किसी तरीके से चाहे तो पार्टी को छोड़ सकता है, इस तरह की बात नहीं है।
फिर भी इन सातों ने जब छोड़ा है तो कुछ न कुछ आधार होगा और लीगल आधार है, इस आधार से छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीसरा सवाल है, किस भारतीय सैन्य अधिकारी को अमेरिका के आर्मी वार कॉलेज में कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल निम्न में से किसे किया गया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल विपिन रावत, जनरल दलबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और सही आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका की जो आर्मी वार कॉलेज है उसमें कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आज का चौथा सवाल है आपके सामने। भारत में गर्मी अप्रैल माह में ही काफ़ी बढ़ गई है। इसको देखते हुए किस राज्य ने यह फैसला लिया कि सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है, मतलब सेल्फ लॉकडाउन का एक अपील किया है कि बिना मतलब कि सेल्फ लॉकडाउन, ये चर्चित शब्द था है लॉकडाउन, काफ़ी चर्चा में रहा कोरोना में। लॉकडाउन अर्थात बिना मतलब के बाहर ना निकलें, घर में रहें, स्टे होम। तो सेल्फ लॉकडाउन का मतलब है कि आप खुद से ही यह सोचें कि अगर ज़रूरी का काम नहीं है, विशेष ज़रूरी का काम नहीं है, तो हमें बाहर नहीं निकलना है। और इतनी गर्मी अभी अप्रैल माह में ही हुई, जिससे कि राज्य सरकार को ये अपील जनता से करनी पड़ी है। वह राज्य सरकार है केरल। अभी जैसा कि हम जानते होंगे केरल ने अपने राज्य का नाम भी बदल दिया है, तो अब इसे कहेंगे हम लोग क्या? केरलम। अब इसका नया नाम क्या है? केरलम। और वर्तमान में वहाँ चर्चा में भी रहा है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने पिनराई विजयन, तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। हालांकि 4 मई को मतगणना के बाद ये तय होगा कि पिनराई विजयन कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं। फिलहाल अगला सवाल हमारे लिए है, अगला सवाल हमारे बीच में है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेसोकेम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल का नया तो सलील पारिक, श्रीकांत बिला माकन्नी, नंदन नीलेकानी और नासेफ सबिसिज। सही आंसर है श्रीकांत बिला मकानी को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। छठा सवाल हमारे लिए है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक किसे बनाया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक बने हैं निम्न में से कौन? अश्विनी कुमार तिवारी, राम मोहन राव, राजेश कुमार अग्रवाल और रवि रंजन। और सही आंसर है इसका राजेश कुमार अग्रवाल। राजेश कुमार अग्रवाल हमारे बने हैं पावर ऑफ फाइनेंसेस कॉरपोरेशन के निदेशक। पीएफसी भारत सरकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह क्या है, तो बिजली पर केंद्रित है, यानी पीएफसी स्वाभाविक है आपने नाम से। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है यानी बिजली के लिए है, लेकिन यह भारत सरकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। राजनेता नादेंडला भास्कर राव का निधन 22 अप्रैल 2026 को हो गया। नादेंडला भास्कर राव का निधन 22 अप्रैल 2026 को हो गया है। नादेंडला भास्कर राव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। और सही आंसर है इसका कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नादेंडला भास्कर राव थे। पहली बार राजनीति में मतलब जब ये आए तो उसके बाद ये कांग्रेस से थे, फिर बाद में टीडीपी में शामिल हुए, तेलुगु देशम पार्टी, और उसके संस्थापक सदस्य बने थे। ध्यान में रहोगा टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है, टीडीपी के संस्थापक थे एनटी रामा राव। इसके संस्थापक कौन थे? एनटी रामा राव। चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद हैं, एनटी रामा राव।
तो एनटी रामाराव ने जब तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी तो उस समय कांग्रेस को छोड़ करके उसके संस्थापक सदस्य के रूप में नादेंडला थे। और वहाँ नादेंडला राजनीति से पहले एक वकील थे, राजनीति से पहले 31 दिन ही सीएम थे, बाद में बीजेपी में भी गए हैं। यानी इनका सफ़र कांग्रेस से तेलुगु देशम पार्टी और फिर तेलुगु देशम पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में रहा है। अगला सवाल है, 8वां सवाल है हमारे लिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किन महिला समूह के लीडर को दिया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह प्रसिद्ध पुरस्कार है, गोल्डमैन पुरस्कार। तो आपको ये बताना है कि वर्ष 2026 में इनमें से किसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? इरीरी तानसी, बोरिम किम, सारा फिंच, यानी समूह ये हैं, या बोरिम किम देखिए उसमें से शामिल है, थियोनीला रोका माटाबॉब, या उसके बाद अलाना अकाक हरले और यूबेलिस मोरालेस ब्लैको। यानी ये इसमें से अगर सभी हैं तो आंसर उपरोक्त सभी होगा और सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब एक नज़र हम डालते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के ऊपर। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है उसमें जो मिला है इस वर्ष का, उसमें इरोरो तानसी अफ्रीका से हैं, नाइजीरिया के हैं, बोरिम डीप दक्षिण कोरिया एशिया से हैं, सारा फिंच यूके यूरोप से हैं, थियोनीला रोका माटाबॉब पापुआ न्यू गिनी द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र से हैं, अलाना अकाक हरले यूएसए उत्तरी अमेरिका से हैं, और यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया दक्षिण और मध्य अमेरिका से हैं। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि सभी महादेशों से लगभग इस क्षेत्र में जो महादेश, सभी महादेशों में जो पर्यावरण पर विशेष रूप से काम करते हैं उनके लिए यह पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, 9वां सवाल है, आज का सेकंड लास्ट सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। गौरतलब हो कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, 1992 में पारित हो चुका था, लेकिन ये संपूर्ण देश में लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में प्रभावित कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी, यानी पंचायती राज जो थे, भारतवर्ष में कई जगहों पर ग्राम पंचायत था और मुखिया होते थे, लेकिन वह पद संवैधानिक नहीं था, अर्थात पंचायती राज संवैधानिक नहीं था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। भारतीय संविधान में एक विशेष अनुसूची जोड़ी जाती है 11वीं, और 11वीं अनुसूची के बाद बन जाता है मतलब पंचायती राज एक संवैधानिक संस्था बन जाती है। आज का अगला सवाल, आखिरी सवाल है, जस्टिस लिसा गिल को किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किस हाई कोर्ट की नियुक्त हुई है? लिसा गिल। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट। सही आंसर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का इनको नियुक्त किया गया है। चलिए एक सवाल और है जिसको हम लोग देखते हैं। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? जापान, रूस, ब्राज़ील, इटली, और सही आंसर इसका जापान है। यह समझौता बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जबकि मुख्य संवाद मुंबई में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े विशाल डेटा का उपयोग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्मार्ट शहरी को विकास करना है। इस प्रकार से आज का ये करंट अफेयर्स का विशेष एपिसोड था, जिसमें कि हमने 11 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित होने का प्रयास किया है। अब ये आप हमें बताएंगे कि हमारा यह प्रयास आपको कितना लाभकारी महसूस हो रहा है। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।